1 फरवरी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है क्योंकि इस दिन इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट पेश करते हैं। इस बजट से 3 चीजें पता चलती हैं कि सरकार कहां से पैसा कमाती है, सरकार ये पैसा कहां खर्च करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार का विजन क्या है। बजट क्या है और क्या इसके टर्म्स है, ये समझना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बजट ही डिसाइड करता है कि किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे मिलने वाले हैं और वो कैसे इस पैसे को यूज करने वाले हैं। बजट सिर्फ एक नंबर नहीं है जब तक कि हम इन नंबर्स के पीछे का मीनिंग नहीं समझ लेते हैं। आप में से बहुत से लोग बजट समझते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए हमने बजट के पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि व्हाट इज बजट, टाइप ऑफ बजट, इंटरिम बजट, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि बजट क्या है और ये काम कैसे करता है और 2024 और 25 के बजट में किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे दिए जाएंगे और वो इसका क्या इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये बजट होता क्या है। दोस्तों इसे आसान भाषा में हम समझते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो आप पूरी लिस्ट बनाओगे कि आप किस किस जगह पर घूमने जाओगे, कौन से होटल में रहना है और किस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाओगे, और इन सब खर्चों की लिस्ट बनाकर आप देखोगे कि आपके पास पैसे कितना है, यानी आपका बजट क्या है, आप कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल ऐसे ही हर साल का बजट हमारे लिए कुछ ऐसा ही होता है। जैसे आप अपने लेवल पर इनकम और एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाते हो, वैसे ही केंद्र सरकार भी एक लिस्ट बनाती है कि वो कहां से पैसे कमाएंगे और वो पैसे कहां खर्च करेंगे। एज पर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 112 हर साल लोकसभा और राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम और एक्सपेंसेस की लिस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें कि हर गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर को एक रिटर्न अकाउंट प्रेजेंट करना आवश्यक है। इस रिटर्न अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, सरकार के पास कितने एसेट्स हैं और सरकार ने इन एसेट्स को खरीदने के लिए कितना लोन लिया है, ये सारे डिटेल्स होते हैं और इसे ही इन शॉर्ट बजट कहते हैं। अब अगर बजट की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है सरप्लस बजट, जहां आपके इनकम ज्यादा है और खर्चे कम हैं। दूसरा है बैलेंस बजट, जहां आपके खर्चे आपके इनकम से मैच करते हैं। तीसरा है डेफिसिट बजट, जहां आपके खर्चे इनकम से कहीं ज्यादा होते हैं। सरप्लस बजट चलाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, लोगों की भलाई के लिए प्रोजेक्ट चलाना, प्रॉफिट कमाना और तिजोरी भरना सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सरकार को लोगों की भलाई के लिए खर्चे करने होते हैं और उसी समय पर बहुत सारा डेफिसिट बजट चलाना भी देश के हित में नहीं होता है। पिछले साल 2023 में हमारे एक्सपेंसेस 44 लाख करोड़ थे और इनकम 19 लाख करोड़ थी, तो ये बाकी का 25 लाख करोड़ खर्चा आएगा कहां से? बोरोइंग से। जी हां, केंद्र सरकार को पैसे बोरो करने पड़ते हैं ताकि वो खर्च कर सके। हमारे इनकम और एक्सपेंसेस में इतना बड़ा गैप है। इनकम और एक्सपेंस में भी 2 टाइप होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के खर्चे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, और सरकार जो अलग अलग तरह की सब्सिडी देती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होते हैं। और इसी में होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी रेगुलरली आने वाला पैसा, जिसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके लिए आपकी सैलरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, यानी इसे रेगुलरली आना ही है। ठीक वैसे ही सरकार के लिए टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, फीस रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। दोस्तों अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। दोस्तों कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिससे एसेट्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपके केस में गाड़ी खरीदना, घर खरीदना एक एसेट होता है, वैसे ही सरकार के केस में एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, ये सब कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि इन खर्चों से इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, क्योंकि ये एसेट्स पूरी जनता के लिए बनते हैं। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमी सुधरती है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं जो सिर्फ एक बार ही आते हैं। जैसे हमने देखा कि भारत का बजट एक डेफिसिट बजट है, यानी डेफिसिट को फिल करने के लिए सरकार को लोन लेने पड़ते हैं। अब ये लोन कोई रेगुलर इनकम तो नहीं हुआ। सरकार के पास जो इनकम रेगुलर इनकम नहीं होता, बार बार आने वाला रेकरिंग इनकम नहीं होता है, उसे कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। सरकार के पास लोन के तौर पर, ग्रांट्स के तौर पर या किसी भी तरह की डोनेशन के तौर पर आने वाला पैसा रेकरिंग पैसा नहीं होता, बल्कि वन टाइम पैसा होता है।
बजट बनाने का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है और वो इसे बनाने में 6 महीने का टाइम लगाते हैं। सारी मिनिस्ट्रीज को कंसर्न किया जाता है कि आपको कितने पैसे लगेंगे और उन्हें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और इस डॉक्यूमेंट को डिमांड फॉर ग्रांट्स कहा जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कंपनी एक्सपर्ट्स और आम जनता से भी ओपिनियन लेती है कि उन्हें क्या चाहिए, किन एरियाज पर फोकस होना चाहिए, किस सेक्टर को कितने पैसे मिलने चाहिए। इन सारे ओपिनियन को कलेक्ट करके और फाइनली पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्टर बजट को फाइनलाइज करते हैं। लेकिन दोस्तों 2024 का बजट स्पेशल है क्योंकि इस साल इलेक्शंस हैं। यानी इस साल मार्च से लेकर मई के महीने तक पूरे देश भर में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। यानी लोकसभा के 543 सीट्स के एमपीस इलेक्ट होने वाले हैं। अब दोस्तों इलेक्शन के टाइम अनसर्टेनिटी होती है कि क्या यही सरकार फिर से पावर में आएगी। अब क्योंकि इस साल जो बजट पेश होगा वो अगले साल का बजट होगा। अब अगर सरकार बदलती है तो वो पुरानी प्लानिंग और स्कीम्स का करेगी क्या। इसीलिए इलेक्शन ईयर में जो बजट फाइनल होता है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। इंटरिम यानी अंतरकालीन, यानी 2 कार्यकाल के बीच, या फिर हम ये कह सकते हैं 2 गवर्नमेंट के बीच। और इस समय जो भी पैसा सरकार के पास आता है वो एक फंड में जाता है जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं और इसी फंड में से सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। इस फंड में से पैसे खर्च करने के लिए सरकार को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। इंटरिम बजट में वही होता है। इलेक्शन के बाद जो भी नई सरकार आती है वो जुलाई में वापस एक नया बजट प्रेजेंट करती है। इंटरिम बजट फरवरी से लेकर जून तक के खर्चे, सरकार चलाने के खर्चे और रेलवे जैसी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने की परमिशन लेता है और इसीलिए इंटरिम बजट को एक और नाम से जाना जाता है, वोट ऑन अकाउंट। यूजुअली 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है वो भी फुल बजट के साथ ही रिलीज किया जाता है। एक तरह से इंटरिम बजट को टेम्परेरी बजट भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इस साल हम सबसे ज्यादा पैसे कहां खर्च करने वाले हैं। आपके टैक्स के पैसों का आखिरकार होता क्या है। चलिए देखते हैं कि ईयर 2024 में हम सबसे ज्यादा पैसे किन किन चीजों पर खर्च करने वाले हैं। नंबर 5 पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिसमें हम 2,13,323 करोड़ खर्च करने वाले हैं ताकि हम गरीबों को राशन दे सकें। सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 2,13,020 करोड़ खर्च करने वाले हैं। नंबर 4 पर है रेलवेज, जिन्हें हम 2,55,393 करोड़ रुपीस देने वाले हैं। हमें रेलवेज को अपग्रेड करने की जरूरत है। कई सारे ओल्ड बोगीज को हम वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड कर रहे हैं और इन सब कामों के लिए पैसे लगते हैं। नंबर 3 पर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और रास्ते बनाने के लिए हम 2,78,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी देश में ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है और इसके लिए सड़कों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पर आता है डिफेंस। देश के बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम 6,21,540 करोड़ खर्च करने वाले हैं। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हम 1,72,000 करोड़ कैपिटल आउटले के तौर पर खर्च कर रहे हैं और डिफेंस पेंशन पर 1,41,205 करोड़ के पेंशन दे रहे हैं। नंबर 1 पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिन्हें हम 18,50,228 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतने पैसों का करती क्या है। तो दोस्तों इसमें से मेजर कंपोनेंट तो लोन के इंटरेस्ट रीपेमेंट पर जाता है, जिसमें कि 11,90,440 करोड़ रुपीस तो हम हर साल सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते हैं। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हर साल लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा है। यानी इसमें यह समझने की जरूरत है कि यस हमारे टैक्सेस हैं, लेकिन हमारा देश डेफिसिट बजट में चलता है और हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने में खर्च होता है। लेकिन दोस्तों ये नंबर्स फाइनल नंबर्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। सरकार सेम रह सकती है या फिर सरकार बदल भी सकती है। इसीलिए इन नंबर से ज्यादा सरकार की सोच समझना जरूरी है। सरकार इन एरियाज पर फोकस करना चाहती है। रूफटॉप सोलार, जहाँ 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगेंगे, जिससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा और लोगों के खर्चे भी कम होंगे। मिडिल क्लास के लिए एक हाउसिंग प्लान की बात हो रही है, जहां मिडिल क्लास लोग अपने खुद के घर खरीद सकें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके मेडिकल कॉलेज बनाए जा सकते हैं, जिस पर गवर्नमेंट एग्जामिन करके पॉलिसी निकालने वाली है। आंगनबाड़ी वर्कर्स रूरल हेल्थ केयर के बैकबोन है। आयुष्मान भारत स्कीम अब इन एसेंशियल वर्कर्स पर भी लागू होने वाली है। भारत में हार्वेस्ट के बाद फूड लॉस होते हैं, जिससे
फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों का नुकसान होता है। इन्हें कम करने के लिए सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर पॉलिसी लाएगी। अगर प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुए तो सरकार टारगेट कर रही है कि भारत से सी फूड एक्सपोर्ट डबल हो जाए, जिससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार प्राइवेट रिसर्च को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए सरकार 1 लाख करोड़ का एक रिसर्च कॉर्पस ला रही है, जिससे 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा सकते हैं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस कर सके। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार फोकस करेगी, इंक्लूडिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लक्षद्वीप आइलैंड। और स्पिरिचुअल टूरिज्म पर सरकार बेट ले रही है कि ये भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, यही था 2024 का इंटरिम बजट। बजट पढ़ना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पैसों को कहां खर्च कर रहे हैं। उनका विजन समझ में आता है। आसान भाषा में कहूं तो इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो डिसीजन देश के फायदे में ले रहे हैं कि नहीं।